नमस्कार। आज की कहानी है अधूरी जिंदगी आखिरी कब तक। पूजा घर में जली अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। सपना अभी अभी पूजा समाप्त करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ सपना, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया हो तो नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं। ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, उल्टे मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। तबाह हो गया मेरा परिवार। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौवें सिकोड़ ली थी। सपना ने रसोई घर से झांकते हुए कहा, नाश्ता तैयार है दादी माँ, अभी लाती हूँ। मांग में सिंदूर, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल रंग के सलवार कमीज में सपना किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को नाश्ता देकर सपना मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी न जाने क्यों इतना बन सवर कर रहती है। सिंगार तो देखो, सर से लेकर पांव तक। सपना ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था, और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों के बाणों से शुरू होती थी, जो सीधा दिल में तीर की तरह चुभती थी। दादी माँ को नाश्ता देने के बाद सपना अपने ससुर को नाश्ता देने के लिए वह उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, सपना बेटा, मेरा नाश्ता बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर कर लूंगा। जी पापा, बोलकर सपना वापस चली आई थी। सपना के ससुर आनंद जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा राघव भी सेना में जवान था। सपना राघव की पत्नी थी। 3 साल पहले ही सपना और राघव जन्मों के बंधन में बंधे थे। ब्याह के 2-4 दिन बाद ही राघव को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, पर अब तक राघव वापस नहीं लौटा था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। इसीलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। राघव के लापता होने की खबर से आनंद जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। बस एक जगह एकटक देखती रहती, ना किसी से बात करती, न जल्दी खाना खाती। डॉक्टर का कहना था कि राघव की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। सपना को विश्वास था कि राघव जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए आनंद जी उसका पूरा सहयोग देते थे। उन्हें सपना का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। उसे वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। राघव के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे सपना पर ही लुटाते थे। सपना ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक पार्लर खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या। पर आनंद जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी सपना के कंधों पर आ गई थी। पार्लर के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उससे वह चिढ़ी रहती थी। उन्हें सपना का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, पार्लर जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे सपना को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से नहीं जाने देती थी। समय बीतता जा रहा था। राघव की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच सपना के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सपना का कहना था कि राघव वापस आएगा तो उसे यहाँ न पाकर परेशान होगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। आनंद जी को सपना की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन आनंद जी के करीबी दोस्त कर्नल सुरेश घर आए और बोले, आनंद, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव?
आनंद जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल सुरेश जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल सुरेश के जाने के बाद आनंद जी काफी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। सपना ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे थे जिसकी चर्चा सपना के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। सपना इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। सपना के पार्लर जाते ही आनंद जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूं देखकर सपना के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। सपना के पिताजी ने हाथ जोड़कर आनंद जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आनंद जी बोले, मैंने सपना के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर सपना के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सपना की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? आनंद जी ने कहा, सपना के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? सपना के पिताजी ने हैरानी से पूछा। आनंद जी बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? राघव की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए सपना अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोस्त के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? कब तक? पर भाई साहब, सपना की माँ ने बीच में बोलना चाहा तो आनंद जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में सपना के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह राघव भी होता तो सपना के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसीलिए चला आया, वरना सपना का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ, कहकर आनंद जी चले गए। आनंद जी के जाने के बाद सपना के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर आनंद जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। सपना के दूसरे ब्याह जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घुमा होगा। आनंद जी सपना के मायके से लौटने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। सपना शाम की चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ पापा? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर सपना उनके पास बैठ गई। आनंद जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, राघव की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि राघव की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि राघव की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और जिंदगी में आगे बढ़े। सपना ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? राघव की कोई खबर आई है क्या? बोलिए न पापा, क्या हुआ है? सपना बेचैन हो उठी थी। आनंद जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई राघव की और न ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। सपना जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए।
इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। आनंद जी ने सपना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझ कर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। सपना ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी। कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर राघव की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज सदमे में ना होती। वह बेसुध एक जगह पागलों की तरह न बैठी रहती। दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत न होती और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। आज पड़ोसी इतना ताना न मारते मुझे। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सपना के जाने के बाद आनंद जी सोच में पड़ गए थे कि उसके आप भी बोलने से सपना का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। आनंद जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज थी और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। आनंद जी एक बार फिर सपना को समझाने की उम्मीद से उसके पार्लर पहुंच गए थे, पर जो पार्लर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने देखा, उससे तो उनकी आत्मा ही कांप उठी थी। एक औरत कह रही थी, अरे यह तो विधवा है, इस पार्लर वाली से मैं अपनी बेटी के दुल्हन का मेकअप नहीं करवाऊंगी, नहीं तो मेरी बेटी भी विधवा हो जाएगी, यह शुभ है। कहते हुए वह सपना को खूब झिड़कने लगी। आनंद जी से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो अंदर गए और बोले, जिसे आप विधवा कह रही हैं, वह एक फौजी की बीबी है, जिसकी वजह से आपके घर का चिराग जिंदा है और आपकी बेटियां खुश है और हमारी बहुएं इस गम में हैं। वो सर झुकाए सब सुन रही थी और मेकअप करवाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें देखते ही सपना ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। आनंद जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। सपना ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है। आनंद जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद पार्लर बंद करके सपना बाहर आ गई। आनंद जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए आनंद जी ने फिर अपनी बात शुरू की और सपना से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी बोलकर चुप हो गई थी, ऐसा क्यों कहा था? सपना ने कहा, राघव ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी, अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी थी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहते थे। आनंद जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि राघव के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी सपना के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी नहीं चाहता था। आनंद जी अपने फैसले पर अब और ज्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल सुरेश अपने घर आए थे। वे अपने बेटे रवि के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। रवि की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वह कनाडा में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल सुरेश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो रवि के साथ कनाडा में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बेटा, आनंद जी ने जोर देते हुए सपना से कहा। सपना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। दुनिया वाले तुझे इस तरह से ताना दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्ची, अभी तेरी उम्र ही क्या है? पर पापा,
मेरे जाने के बाद आप माँ का ध्यान कैसे रख पाएंगे? इस बुरी हालत में आप सबको छोड़कर कैसे जाऊंगी? तो तुझे यह बात अंदर अंदर खाए जा रही है। तू इस बात की चिंता मत कर बेटा। आनंद जी ने सपना और रवि का रिश्ता तय कर दिया। सपना के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट आनंद जी ने सपना की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से कराई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो आनंद जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सपना की माँ बहन उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो सपना ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह शादी नहीं होगा माँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि राघव यहीं कहीं आस पास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ। सपना अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, पर माँ की आंसुओं के आगे सपना को घुटने टेकने पड़े और वह फेरे लेने के लिए दबे मन से मंडप में आ पहुंची। लेकिन 2 फेरे ही हुए थे कि वह बिलख बिलख कर रोने लगी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी कि तभी फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नजरें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही आनंद जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राघव मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार कराया। बोलते हुए आनंद जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर लिया। सपना की माँ ने सपना के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाह जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। सपना सभी मर्यादों को लांघ कर गिरती पड़ती भागते हुए राघव से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली। राघव शोरगुल की आवाज से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और राघव को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। राघव ने सपना से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है सपना। लड़ाई में मैं अपनी एक हाथ एक पैर गंवा चुका हूँ, जिसे अब खुद हर समय सहारे की जरूरत पड़ेगी तो वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा? सपना ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है। इतना कहकर सपना ने अपना हाथ राघव के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? रवि इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने राघव का एक हाथ पकड़कर अपने हाथों से सपना के हाथ में दे दिया। सपना कर्नल सुरेश के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस घर और राघव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल सुरेश ने भी सपना के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तेरा राघव तेरे लिए वापस आ गया है। पाठकों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।